So hello guys, myself Sahil Khan. I am currently pursuing MCA at NIT Trichy. So हमने ये चैनल खोला है हिमायती रिगार्डिंग हेल्पिंग द स्टूडेंट्स द डिफरेंट थिंग्स दैट NIT Trichy प्रोवाइड्स एंड द कल्चर ऑफ NIT Trichy. आपको यहाँ पे हर सब चीज़ें बताई जाएंगी, सब कुछ यहाँ पे. सो आज हमारे साथ हैं प्रभात कुमार. इन्होंने ये करंटली अभी MCA कर रहे हैं NIT Trichy में. इनकी निमसेट 2023 में रैंक थी 34. सो अभी अब हमको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस की है, इनका क्या एक्सपीरियंस है और इन्होंने क्या देखा है यहाँ पे. सो प्रभात, अपने बारे में बताइए लोगों को. Hello guys, I am Prabhat Kumar. I am from Muzaffarpur, Bihar, and I got AIR 34 in NIMSET 23 as well as I got AIR 23 in NIMSET 22. So I am currently pursuing MCA from NIT Trichy. That's it. So Prabhat, just now you told us that you got AIR 23 in NIMSET 22. So what was the reason that you couldn't get NIT Trichy? आपने एक साल और वेट क्यों किया? अभी निमसेट 2023 दोबारा क्यों दिया आपने फिर? एक्चुअली मेरा जो BCA का सेशन था वो एक साल डिले चल रहा था. बिहार यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि सेशन थोड़ा डिले रहता है. तो जब मैं निमसेट का एग्ज़ाम दिया था तो तब वहाँ पे मैं मतलब 4th सेमेस्टर में ही था, तो वहाँ पे मुझे ड्रॉप लेना पड़ा. मैं मतलब एज अ ट्राई किया था एडमिशन लेने का, बट हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली. सो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा उसके बाद. सो आपको फिर कैसा फील हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक साल मेहनत की निमसेट 2022 क्रैक करने के लिए एंड डेफिनेटली आप डिसहार्टेंड फील किए हो गया आपने भी. सो आपने उसको चीज़ से कैसे कोप अप किया? आपने क्या 2023 में क्या चीज़ें अलग की 2022 से, एंड आपने कैसे फिर दोबारा ऑब्वियसली आपको NIT Trichy फिर मिल गई. सो आपने क्या क्या चीज़ें अलग की 2023 में, क्या चीज़ें अलग की जो 2022 में आपने नहीं की थी? मेनली जो मैंने फेस किया 2022 के बाद, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि अब शायद NIT Trichy का जो ड्रीम है वो पूरा होने से रहा नहीं. लेकिन 1-2 महीने का मैंने पहले ब्रेक लिया. अराउंड अक्टूबर से मैंने फिर से रिस्टार्ट किया लाइफ को, मतलब निमसेट के लिए. और मैंने मतलब अपने लाइफ से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया. लाइक फॉर निमसेट और भी स्टूडेंट्स को मैंने अपने अंदर मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया. और जो भी मतलब और भी डाउट्स वगैरह होते थे उनका मैं सॉल्व करता था. तो इससे क्या हुआ कि मतलब मेरा लाइफ भी ईजिली आगे मतलब मैनेज होने लगा. हाँ यस, हम सबको पता है साहिल कुमार भी आपके एक स्टूडेंट यहाँ पे NIT Trichy में अभी हैं. सो आप अभी बता सकते हैं कि मतलब उन क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस की, आपको ने क्या क्या चीज़ें ऐसी देखी जो कि दूसरे बच्चे मिस्टेक्स कर रहे थे? आपने जैसे कि 2022 का निमसेट क्लियर कर लिया था, तो 2023 आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं हुआ होगा कंपैरेटिवली. सो आपने उन बच्चों में क्या देखी कि वो लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे थे, वो उनको आपने कैसे समझाया कि वो लोग वो चीज़ें सुधार सकें? एज यूजुअल जो मैंने फेस किया हर स्टूडेंट्स में, जो मतलब स्टार्टिंग में मेरे में भी था, कि बच्चे टेस्ट देने से बहुत डरते हैं. स्टार्टिंग में वो सोचते हैं क्या कि मतलब अभी मेरा इतना ही सिलेबस हुआ है तो अभी मैं पूरा सिलेबस पहले करता हूँ फिर टेस्ट देना स्टार्ट करता हूँ. और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी वही स्टार्टिंग में हुआ था. जब मतलब स्टार्टिंग में टेस्ट देना शुरू किए तो स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे आता था. तो वो बोलते थे कि भैया अभी मैं थोड़ा सा और मतलब सिलेबस को और करता हूँ, फिर टेस्ट दूंगा तो अच्छे स्कोर आएंगे. तो वहाँ मैंने हेल्प किया कि जितना भी सिलेबस हुआ है बस उस पर फोकस करके तुम टेस्ट दो, और ये देखो कि जो भी तुमसे बन रहा है वो तुम्हारे टॉपिक जो कवर्ड है उसमें से कोई छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चंस. और वहाँ उन लोगों ने थोड़ा सा अच्छा किया धीरे धीरे. हाँ डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ का जो हम एनालिसिस करते हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे रैंक्स वगैरह में. सो आप एनालिसिस कैसे करते थे? आपने बच्चों को अपने जैसे साहिल कुमार हो गया और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट NITs में हैं, आपने उनको कैसे गाइड किया कि वो कैसे एनालिसिस करें अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह का? स्टार्टिंग में मैं उनको बोलता था कि 2 घंटे के टेस्ट के बाद पहले 1-2 घंटे का ब्रेक लो, मतलब एकदम से चिल माइंड से रहो. फिर दोबारा से पेपर को उठाओ और आराम से 3-4 घंटे का टाइम दो. स्लोली हर क्वेश्चंस को सॉल्व करो. इवन दो अगर तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया है तो तुम एक बार ट्राई करो क्या इसका कोई और ऑप्टिमिस्टिक वे है कि नहीं सॉल्व करने का. और इससे बहुत सारा अच्छा मतलब आपके पास ट्रिक भी आता है जिससे आप मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व ईजिली कर पाते हैं. उसके बाद मैं उन लोगों को हर टेस्ट के बाद 1-2 घंटे का टाइम देता था और उसमें जो भी डाउट्स उनका होता था और भी कोई अच्छा है मेरे पास ट्रिक वगैरह तो उसको मैं सॉल्व कर लेता था इजीली उनके साथ में. मतलब एक मतलब ग्रुप डिस्कशन टाइप का मैं रखता था. मतलब जो क्वेश्चन जिसको आ रहा है
आप आके बताओ। एक जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, मैंने भी ये काफ़ी बच्चों से ये चीज़ नोटिस की थी कि ऑल्दो आई फेल्ट लाइक कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, बट मेरी रैंक नहीं आ रही है उन जैसे पर्टिकुलर कोई टेस्ट सीरीज़ की मैं ले रखी है मैंने, उसमें टेस्ट सीरीज़ में मेरी रैंक नहीं आ रही है। मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट मेरी रैंक नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे ऐसे लेट से कि डिसहार्टेंड फील कर रहे हों, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लाइक स्टार्टिंग में अगर आप अभी जस्ट टेस्ट स्टार्ट किए हो देना, फिर तो ये सोचो ही मत कि रैंक क्या आ रही है। लेकिन हाँ, जो मैं काम क्या करता था कि अपने डायरी में एक मेंटेन करता था हर टेस्ट का स्कोर और उसमें जो रैंक आया वो, और मैं ये देखता था कि क्या मेरा रैंक धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर मैं स्टैटिक हूँ तो ये सही चीज़ नहीं है। हमेशा मेरा रैंक थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। लाइक अगर मेरा रैंक अभी अगर आ रहा है 500, तो एक हफ्ते 10 दिन बाद मेरा रैंक थोड़ा सा डिक्रीज़ होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने बेसिक्स पे काम करता था। पहले मैं अपने टेस्ट पेपर को देखता था कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उस टॉपिक के मतलब बेस को मैं कवर करता था, उस पे मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। और इससे क्या होता था कि धीरे धीरे मैंने इंप्रूवमेंट कर ली अपने अंदर। सो अभी निमसेट 2024 के लिए कुछ समय ही बचा है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 72 टू 73 डेज बचे हैं। सो इन 72 टू 73 डेज में उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? उन बच्चों को क्या करना चाहिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, लेट से जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे जिनको लगता है कि वो 2 से 3 महीने में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उन अलग अलग बच्चों के हिसाब से आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? जो बच्चों का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है उनके लिए बस एक ही गाइडेंस होगा कि वो मतलब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे और साथ में उसका एनालिसिस करे एक अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है उसको भी एक बार ओवरव्यू दे दो। और साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है निमसेट में, जो मैंने फेस करा है कि मतलब निमसेट का PYQ मत छोड़ो, क्योंकि हर साल 4-5 क्वेश्चन तो निमसेट के PYQ से आराम से आ जाते हैं, तो वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो बच्चे का मैथ्स पहले से अच्छा है उनको मैं बोलूँगा थोड़ा सा रीजनिंग पे फोकस करो और रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी दो। मतलब अलग से टॉपिक वाइज रीजनिंग का टेस्ट उठाओ और उसको सॉल्व करो। और साथ साथ मॉक टेस्ट में जो टॉपिक का क्वेश्चन लगे कि छूट रहा है, हर टेस्ट में ये टॉपिक छूटा है, जैसे कि इंटीग्रेशन में अक्सर बच्चे लैग करते हैं, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि इंटीग्रेशन को तुम अच्छे से सॉल्व करो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। इससे तुम्हारा ज़्यादा अच्छा से ये होगा, पकड़ आएगा उस पर। एक मैं चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि कई बच्चे पूछते हैं कि भैया कोडिंग हम उसी वक्त से स्टार्ट कर दें क्या जब हम निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कई बोलते हैं कि सिर्फ हम निमसेट पे ही प्रिपरेशन करें क्या, कोडिंग हम बाद में वहाँ पे आके स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उन बच्चों को कि कोडिंग उस वक्त स्टार्ट करें या ना करें, क्या करना चाहिए उन लोगों को? अगर कोई अभी स्टूडेंट है 2025 या 26 के लिए जो मतलब निमसेट अपीयर करना चाह रहा है, उसको मैं ये बोलूँगा कि अभी तुम ज़्यादा टाइम कोडिंग को ही दो। लास्ट का 8-9 महीना ऐसा होगा जब तुमको पूरा निमसेट पकड़ बनाना होगा। लेकिन अभी अगर तुम कोडिंग को थोड़ा सा अच्छे से करते हो, थोड़ा मोड़ा मान लो कि मतलब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तुम जाते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे आके चीज़ों को हैंडल करना ज़्यादा ईजी होगा। हम लोग के बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छा कोडिंग में थे, ऑल्दो बहुत से मतलब वीक भी थे, यहाँ आके अच्छा हो गए। लेकिन जो अच्छे बच्चे थे उनको यहाँ पे आने के बाद मतलब कम मेहनत करना पड़ा, वो NIT को एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन जो बच्चे जो बहुत वीक है कोडिंग में, वो अभी एकदम अच्छे से लगे हुए हैं कोडिंग करने में। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने मतलब जीरो है आपका कोडिंग तो यहाँ आने के बाद आपको दिक्कत होगा। आपके पास टाइम बहुत है, 2 साल का टाइम रहता है, उसके बाद ही आती है कंपनीज़, और तब तक आप अच्छे से मतलब कोडिंग को ठीक कर सकते हो। हाँ, 2 साल की होने के बाद ही प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी जाती हैं ऑब्वियसली। सो कल्चर आपको NIT ट्रिची का कैसा लगा? यहाँ की लाइफस्टाइल आपसे, जैसे आपने लोकल कॉलेज में कहीं में अपने में BCA की होगी, सो वहाँ से यहाँ क्या डिफरेंट है? क्या चीज़ें आपको अलग लग रही हैं यहाँ पे? वेल इट्स टू हॉट वी कांट से कि बहुत अच्छा है। हाँ, वेदर के मामले में सही में अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका इन्वायरमेंट बहुत सही है। ऐसा कुछ रीज़न है कि ये मतलब टॉप मोस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे मतलब कल्चर ऐसा मिलता है कि ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो मतलब ना चाह के भी इंजॉय ही करे। इतना कंपटीशन मिलता है अपने इन्वायरमेंट में कि तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यस, इट्स टू गुड।
क्योंकि मैंने भी जब निमसेट स्टार्ट की थी तो मेरे को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी कि कहाँ से पढ़ें। ऑनलाइन काफ़ी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी हैं, बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो कितना फोकस बुक्स पे करें, कितना फोकस किसी टेस्ट सीरीज़ पे करें, कितना ऑनलाइन कोचिंग ले कहीं से, क्या बेस्ट रहेगा बच्चों के लिए? वेल इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि हर बच्चे का अपना अपना ये होता है। जैसे अभी अगर हम लोग देखें कि यूट्यूब पे हर एक अच्छा खासा कंटेंट पड़ा हुआ है। अब जैसे कोई बच्चा मैथ्स का देखना चाह रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई भी जेई मेंस का प्लेलिस्ट उठा ले और उसको अच्छे से फोकस कर सकता है। और जहाँ तक ये रहा बुक का बात, तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बुक्स के पीछे बच्चे बहुत भागते हैं। जैसे कि अभी आर डी शर्मा सॉल्व कर लिया, फिर एररलेस सॉल्व कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक बुक को पकड़ो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, वो एररलेस हो, वो आर डी शर्मा हो, वो सिंपल सा एमसीए गाइड का बुक ही क्यों ना हो। एक बुक को अच्छे से सॉल्व करना ये और भी अच्छा है कि आप मतलब मल्टीपल बुक सॉल्व कर रहे हो लेकिन एक भी बुक को ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हो। और साथ साथ रहा बात टेस्ट सीरीज़ का, तो एज सच मैं कोई टेस्ट सीरीज सजेस्ट नहीं करूँगा। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट वगैरह सब टीचर्स का है अपना अपना, जिनका एनालिसिस आपको सबसे अच्छा लगे। क्योंकि जो आपका टेस्ट मटेरियल होगा वो आप ये देखोगे कि हर एक टीचर का टेस्ट मटेरियल ऑल्दो सेम होता है, पूरा डिट्टो सेम होगा आपका, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन लेवल सबका लगभग सेम ही होता है। तो जो टीचर का आपको एनालिसिस सबसे अच्छा लगे उनको आप पिक करो, जो आपके बजट में हो उनको पिक करो, ऑब्वियस सा बात है। और साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निमसेट के में है वो आपके लिए होगा कि टेस्ट सीरीज जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो कर दो। क्योंकि जो मैंने फेस करा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ ही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, आपने कैसे कैसे किया, एंड आपने जो मुझे सबसे अच्छा काम लगा पर्सनली वो था कि आपने बच्चों को भी पढ़ाया। यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे आई नो देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने को आपने पढ़ाया एंड वो अभी एमसीए कर रहे हैं एनआईटी ट्रिची में, एनआईटी सूरतकल में, डिफरेंट कॉलेजेस में। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। सो हो कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं ओबियसली, तो आप वो लोग डेफिनेटली बताएं। कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई क्वेरीज हो आपके, सो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।